क्वेश्चन नंबर 9 यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। सवाल में आपको दिया है इफ एन अमीटर इज टू बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ वोल्ट मीटर देन वी मस्ट कनेक्ट विद द अमीटर अ। तो अमीटर के साथ में क्या कनेक्ट हमें करना होगा यदि उसे हम वोल्ट मीटर की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सबसे पहले सवाल को करने के लिए आपको एक फंडामेंटल समझ होनी चाहिए कि अमीटर और वोल्ट मीटर कैसे काम करते हैं और किस तरीके से उनको बनाया जाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करता हूँ अमीटर की। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे अमीटर की। अमीटर होता है कि एक गैल्वेनोमीटर के साथ हम एक पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी होती है गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से जोड़ देते हैं और इस पूरे कॉन्ट्रैप्शन को, इस पूरे सिस्टम को कनेक्ट कर दिया जाता है सीरीज में। इस पूरे सिस्टम को कनेक्ट कर दिया जाता है सीरीज में जिससे ये करंट को मेजर कर सके, अब ये रेजिस्टेंस जो है बहुत ज्यादा छोटा होता है, ऑलमोस्ट जीरो के बराबर होता है। ये कुछ फाइनाइट वैल्यू होती है और हम जानते हैं कि जब दो रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में जोड़ा जाता है तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सबसे छोटे वाले रेजिस्टेंस से भी छोटा आता है। मतलब क्या है इस बात का कि मान लीजिए आपके पास दो रेजिस्टेंस हैं 9 एंड 6, तो भैया इनका इक्विवेलेंट जो है वो क्या आएगा बताइए, 9 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 6। तो यहां पे आएगा 9 6 54 डिवाइडेड बाय 9 6 15। सो 54 डिवाइडेड बाय 15, इसको कर लीजिए सॉल्व। 5 3 से गया ये 18, 3 से गया 5 बार, सो 3 6 5 15 6 3.6 ओम हमें यहाँ पे मिलता है। कहने का मतलब ये है कि जो इन दोनों में से सबसे छोटा रेजिस्टेंस है उससे भी छोटा हमें इक्विवेलेंट देखने को मिलता है। तो यहाँ हम अमीटर की यदि बात करें तो गैल्वेनोमीटर और शंट रेजिस्टेंस में सबसे छोटा कौन है, शंट। तो इस पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट शंट से भी छोटा आएगा, यानी बहुत ही मामूली सा रेजिस्टेंस हमें मिलता है। यानी कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर इज ऑलमोस्ट जीरो। और इसका रीजन भी होता है कि हम कभी भी नहीं चाहते हैं कि सर्किट में यदि इसको बीच में घुसेड़ना चाहते हैं तो ये बिल्कुल भी एनर्जी कंज्यूम ना करे, तो इसलिए इसको सबसे कम रखा जाता है। अब बात करें यदि वोल्ट मीटर की, तो वोल्ट मीटर क्या होता है कि गैल्वेनोमीटर के साथ बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है, बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा दिया जाता है और इस पूरे कॉन्ट्रैप्शन को पैरेलल में लगा देते हैं। ठीक है, इन पैरेलल में लगा देते हैं और इससे फायदा क्या होता है कि इसमें जो करंट है वो ना के बराबर जाता है, अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर जाता है, बिकॉज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस इसका है तो इसका करंट इसमें 0 जाएगा और ये भी सर्किट को कोई अफेक्ट नहीं करता है बैड तरीके से। तो हम अमीटर को यदि यहां लगा दें तो क्या होगा, अमीटर को वोल्ट मीटर बनाना चाहते हैं तो इन दोनों में अंतर है सिर्फ रेजिस्टेंस का यहां पर अंतर है। तो हमें एक बहुत ही हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इस अमीटर के साथ सीरीज में जोड़ना होगा जिससे ये भी एक वोल्ट मीटर की तरह इस्तेमाल किया जा सके। तो हमारा आंसर होगा कि हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज वी मस्ट ऐड विद द अमीटर सो दैट इट कैन बी यूज्ड एज अ वोल्ट मीटर इन अ सर्किट। तो आंसर हमारा आ जाएगा डी के बराबर। सो नाइन्थ का आंसर आ जाएगा हमारे पास डी के बराबर। नाइन्थ का आंसर डी है, नाइन्थ का आंसर डी है, बिल्कुल ठीक। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है मुझे। अनअकैडमी पे एक बहुत ही बेहतरीन कंपटीशन इस वक्त चला हुआ है, अनअकैडमी सुपर 20। ठीक है ना, ये एक इस टाइप का प्रोग्राम है कि इसमें आपको टेस्ट देने हैं। ठीक है ना, और ये टेस्ट की डेट है 30 क्वेश्चंस होंगे, 60 मिनट्स का होगा, 7 बजे होगा। प्रैक्टिस टेस्ट दिसंबर 7 को, फिजिक्स दिसंबर 10 को, केमिस्ट्री दिसंबर 11 को, मैथ्स दिसंबर 12 को। अगर इन टेस्ट में आपकी रैंक टॉप 500 में आती है, ठीक है ना, तो आपके पूरे चांस बनते हैं कि आपको 2 दिन की इन पर्सन मीटिंग के लिए बूट कैंप में बुलवाया जाएगा, जिसका पूरा खर्चा अनअकैडमी उठाएगी। ठीक है ना, पूरा एक्सपेंस अनअकैडमी बेयर करेगी। ठीक है ना, अगर आप टॉप 500 रैंकर्स में आते हो। अब इस बूट कैंप में क्या होगा, आपको ऑल इंडिया रैंक 1 और बहुत सारे टॉपर जो हैं उनसे मिलने का मौका मिलेगा, और जो टॉप स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाले टॉप एजुकेटर्स हैं उनसे इन पर्सन मिलने का मौका मिलेगा। आप अपनी क्वेरीज, अपनी प्लानिंग सब कुछ वहां पे डिस्कस कर सकते हो। ठीक है बच्चों, और ऐसा ही नहीं है कि आपको बस इतना ही मिलेगा। यहां पे अगर आप इसमें बहुत अच्छी रैंक सिक्योर करते हो तो आपको बहुत सारे प्राइजेस जीतने का भी
मौका मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपकी रैंक 1 से 20 आती है तो आपको सब्सक्रिप्शन 100% फ्री है। ये 21 to 40 आती है तो 25% फ्री है, और फिर ये 15% फ्री है, ठीक है ना। और भी बहुत सारे यहाँ पे अवार्ड्स हैं, ठीक है बच्चों। तो इसमें जल्दी से जल्दी एनरोल कर लीजिए और कोड डालना मत भूलिएगा, NKC सर लाइव, ठीक है बच्चों। और आपको यहाँ पे मैकबुक भी मिल सकता है, आईपैड भी होगा, एयरपोर्ट्स भी हैं और बहुत सारे अवार्ड्स हैं, ठीक है। तो बच्चों ये बहुत ही बेहतरीन मौका है आपके पास। नवंबर 30 से लेकर दिसंबर 12 के बीच में ये टेस्ट फिनिश हो जाएंगे, ठीक है ना। और फिर एक पूल के जरिए आपको लकी ड्रॉ के हिसाब से मिलेगा कि टॉप 500 स्टूडेंट्स में से टॉप 20, मतलब जो लकी ड्रॉ में आएंगे बच्चे 20, उनको वहां पे बूट कैंप अटेंड करने का मौका मिलेगा। ओके, अब बच्चों कुछ और ऑफर्स हैं। अगर आप 6 मंथ की प्लान लेते हो तो आपको 1 मंथ फ्री मिलेगा, और आप अगर 18 मंथ्स के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 2 मंथ का फ्री मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए एज सुन एज पॉसिबल इसमें एनरोल कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की यदि बात करें, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r इज b1। फॉर्मूला बहुत बार रटवाया था कि आपको सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है आपके पास μ0 ni डिवाइडेड बाय 2r, और ये किसके बराबर दिया हुआ है, b1 के बराबर दिया हुआ है। इक्वेशन नंबर 1, the magnetic field at a point on its axis at a distance r from the center of the loop is b2। अब इसके एक्सिस पर r डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो b2 के बराबर है। तो बताइए b1 और b2 का रेशियो क्या होगा। तो भैया एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो आप याद कीजिए, μ0/4π 2I पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू भी r के बराबर है, रेज टू द पावर 3/2। तो पाई से गया पाई, 2 से गया ये 2 बार, और यहां से आपको मिलेगा μ0 r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और यहां से 2r स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, यानी कि 2√2r³ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। 2√2r³ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो r स्क्वायर से जो पावर 2 है यहाँ से कैंसिल आउट हो जाती हैं, और आपको यहाँ मिलता है μ0 डिवाइडेड बाय 4√2 इंटू r। अब b1 और b2 का जो रेशियो है ये किसके बराबर है बेटा, ये b2 के बराबर है। अब इन दोनों का आपको लेना है रेशियो, दोनों का लेना है रेशियो। सो μ0 I/2r डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू विच इज μ0 I डिवाइडेड बाय 4√2 इंटू r। तो μ0 I से μ0 I कैंसिल आउट हो जाता है और आपको मिलता है 4√2r डिवाइडेड बाय 2r। तो r से r चला जाता है, 2 से 2 चला जाता है, आंसर आपको मिलता है 2√2 के बराबर, 2√2 के बराबर, 2√2 के बराबर, विच इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। एक टिप मैं और जरूर आपको देना चाहता हूं, यदि आप किसी भी जेईई मेन या जेईई एडवांस की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो क्वेश्चन सीबीएसई में आए हुए हैं ये भी कम नहीं है। यदि आप अब भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं किसी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की, जैसे वीआईटी का एग्जाम हुआ और अदर एग्जाम हुए, जेईई मेन भी हुआ, तो आपको ये सवाल जो है करने चाहिए दोबारा से, बिकॉज यही आपकी स्ट्रेंथ है, एनसीईआरटी आपकी स्ट्रेंथ है, ठीक है। और मैं बिल्कुल 100% श्योर हूँ यदि आप इन सवालों को अच्छे से सीख जाते हैं, जो भी गलतियां उसको सीख जाते हैं, तो आपका जेईई मेन भी काफ़ी अच्छा होने वाला है, ठीक है। अब एवरेज आपके मार्क्स आएंगे यदि आप इन सवालों को अच्छे से कर लेते हैं तो, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अगले सवाल, इसका आंसर 10th का मिला लेते हैं, 10th का ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड ऑफ 600 टर्न्स इज 108 मिली हेनरी। The self-inductance of a coil having 500 turns with the same length and the same radius and the same medium will be equal to। तो यहां पे coil का मतलब है solenoid ही है, because coil का कोई length तो होता नहीं है, लेकिन यहां पे दिया है same length। So ये जो word है a coil, इसका मतलब भी solenoid ही है। तो हमारे पास basically 2 solenoid हैं, एक में जो number of turns है बेटा, एक में number of turns ज्यादा है, कितने हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू 600, और दूसरी जो सोलेनॉइड है उसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो 500 के बराबर ही है, नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो 500 के बराबर है।
तो आपसे पूछ रहे हैं कि इसका सेल्फ इंडक्टेंस यदि 108 मिली हेनरी है तो इसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा। इसका सेल्फ इंडक्टेंस 108 मिली हेनरी है, तो बताइए इसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा। तो एक सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, L इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल। और मैंने ये भी बताया था यदि कोई दूसरा मीडियम आ जाता है तो म्यू नॉट को रिप्लेस कर देते हैं म्यू नॉट इंटू म्यू आर से, और बाकी का फॉर्मूला सेम रहता है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट। इसको लिख सकते हैं कैपिटल N डिवाइडेड बाय L का स्क्वायर इंटू A इंटू L। तो आपको यहां से मिल जाएगा म्यू नॉट N स्क्वायर A डिवाइडेड बाय L। दिस इज द वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। अब इन दोनों सोलेनॉइड्स में जो है इनके एरिया बराबर है, बिकॉज रेडियस बराबर है, इनकी लेंथ बराबर है, इनका जो मीडियम है वो भी बराबर है। इसका मतलब हम सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज कर रहे हैं, तो हमें L में चेंज बताना है कितना हो जाएगा। So basically I can simply write L is proportional to N square. That means L1 108 millihenry divided by number of turns का square 600 का square is equal to L divided by 500 का square. तो यहां से L की वैल्यू आपको मिल जाती है 108 और into 25 divided by 36। 18 से गया 2 बार, 18 से गया 6 बार, 2 से गया 3 बार, तो आगे आपके पास 75 मिली हेनरी। सो 75 मिली हेनरी आपका आंसर हमें मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होना चाहिए डी, बिल्कुल ठीक है, समझ गए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं सवाल नेक्स्ट की तरफ, सवाल नंबर 12। ये सवाल एज इट इज जो है, ये सवाल इसमें बस 1/600 की जगह 1/300 था और हमने अपनी मैराथन वाली सीरीज में करवाया था। बहुत सारे सवाल इस पूरे पेपर में से एज इट इज जो है पूछे गए हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। आप मैराथन देखना एसी का, और उसमें ये सवाल करवाया हुआ था लास्ट वाले दिन। द आरएमएस करंट इन अ सर्किट कनेक्टेड टू अ 50 हर्ट्ज एसी सोर्स इज 15 एम्पियर। तो हमें दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी उस करंट का और हमें उसका आरएमएस वैल्यू दिया है। तो वैल्यू ऑफ द करंट हमें बताना है 1/600 सेकेंड्स के बाद, आफ्टर द इंस्टेंट द करंट इज 0। तो जब करंट 0 होगा उसके बाद इतने सेकंड के बाद करंट की वैल्यू कितनी होने वाली है। तो सबसे पहले हमें करंट की इक्वेशन लिखनी होगी। करंट की इक्वेशन क्या होती है जनरली, आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। साइन ऑफ ओमेगा टी ये आपके पास होती है पीक वैल्यू, ये होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये होता है हमारे पास टाइम। तो आई नॉट को लिखा जा सकता है आई आर एम एस इंटू √2 के बराबर, और ओमेगा को लिखा जा सकता है 2 पाई इंटू एफ। ये वेव में आपने पढ़ा है कि ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ के बराबर होती है, और ये एसी में पढ़ा है कि आई नॉट इज इक्वल्स टू आर एम एस इंटू √2 के बराबर होता है। सो आई नॉट इज इक्वल्स टू आई आर एम एस √2, तो आपको मिल जाता है यहाँ से 15 √2 साइन ऑफ कितना मिल जाएगा आपको 100 पाई इंटू टी के बराबर, 100 पाई इंटू टी के बराबर, ये मिल जाएगी वैल्यू आई के बराबर। अब t बराबर 0 पर करंट की वैल्यू कितनी है, 0 के बराबर है। यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो साइन 0 कितना आ जाएगा, 0 के बराबर, इसका मतलब करंट 0 है। तो इसके 1/600 सेकंड के बाद, यानी कि t बराबर 1/600 सेकंड के बाद करंट की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो यहाँ वैल्यू आप रख देंगे 1/600। तो आंसर देखिए क्या मिलता है, 15 √2 साइन ऑफ 100 पाई इंटू 1/600। 2 0 से 2 0 चले गए, कितना बचा आपके पास, π/6। π/6 का मतलब 30 डिग्री, और साइन 30 का मतलब कितना हो गया, 1/2। तो इसका मतलब हो गया आपके पास 15/√2। 15/√2 हमें करंट की वैल्यू मिलने वाली है। 15/√2 करंट की वैल्यू हमें मिल जाती है 15/√2। तो आपके पास आ जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आ जाएगा हमारे पास ए। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है इन अ सर्किट the phase difference between the alternating current and the source voltage is π/2। करंट और वोल्टेज में π/2 का फेज डिफरेंस है। ये भी मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि देखिए जब करंट और वोल्टेज का फेजर इस तरीके से हो तो इसका मतलब ये कब होता है, प्योर इंडक्टिव सर्किट में, प्योर L, सिर्फ और सिर्फ L लगा हो AC सप्लाई के अक्रॉस, तो ये फेजर डायग्राम बनता है। और यदि सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर लगा हो सर्किट में तो करंट लीड करता है और वोल्टेज लैग करता है 90 डिग्री से।
तो मैं यहां पे क्लियरली कह सकता हूं कि जो सर्किट होगा वो कैन नॉट बी, क्या नहीं हो सकता है, ओनली सी हो सकता है, ओनली एल हो सकता है, एल एंड आर ये नहीं हो पाएगा, एल और सी ये हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। एल और आर जब आ जाते हैं एक साथ तो हमें करंट और वोल्टेज के बीच में एंगल मिलता है, करंट और वोल्टेज के बीच में एंगल मिलता है फाई के बराबर, और कॉस फाई की वैल्यू यहां पर आती है आर बाय जेड के बराबर, आर बाय जेड के बराबर। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दिया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट एक्स वाई जी, किसी भी पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो है V इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, where x is in meter and V is in volt. The electric field at the point 1, 0, 2 is equal to. तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है और हमें डायरेक्शन भी बतानी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, हमें पोटेंशियल दिया हुआ है। तो एक फॉर्मूला मैंने बताया था जब हम थ्योरी समझा रहे थे वन शॉट में, जो लास्ट का लेक्चर है हमारे एग्जाम से 2 दिन पहले मैराथन जो हुआ था उसमें बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज में रिलेशन क्या होता है यदि वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना हो। तो ये होता है माइनस ऑफ डेल वी बाय डेल एक्स आई कैप माइनस ऑफ डेल वी बाय डेल वाई जे कैप माइनस ऑफ डेल वी बाय डेल जेड के कैप। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमें डिफरेंशिएशन है पोटेंशियल का, मानते हुए कि y और z कांस्टेंट है। ये y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है v का, मानते हुए x और z कांस्टेंट है, और ये z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है मानते हुए x और y कांस्टेंट है। तो यहां से आपको मिलेगा माइनस में 6 इंटू एक्स आई कैप, माइनस में 0 जे कैप और माइनस में 0 के कैप। बिकॉज एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन माना जाएगा, बिकॉज x और z कांस्टेंट है। यहाँ पे x और y कांस्टेंट मानते हुए डिफरेंशिएट करना होगा तो ये x का ही फंक्शन है तो ये कांस्टेंट माना जाएगा, डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आपको मिल जाता है माइनस ऑफ 6x आई कैप। अब यहाँ पे x की वैल्यू किसकी 1 के बराबर है तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो E वेक्टर आपको मिलता है माइनस ऑफ 6 आई कैप के बराबर। तो आंसर माइनस 6 आई कैप, इसका मतलब हुआ 6 न्यूटन पर कूलम इसका मैग्नीट्यूड है, और माइनस आई कैप यानी माइनस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसका डायरेक्शन है। सो माइनस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 6 वोल्ट पर मीटर है, 6 न्यूटन पर कूलम जो है हमारा आंसर होना चाहिए। तो 14 का आंसर होगा ए। 14 का आंसर जो करेक्ट है दैट इज ए। 14 का है ना, 14 का ए, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। विच ऑफ द डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू चार्ज प्लेट्स इफ अ न्यूट्रल कंडक्टर इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स। तो ये जो सवाल का सॉल्यूशन है ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे फैराडे केज नाम का एक कॉम्प्रिहेंशन में करा चुका हूं, 2 बार करा चुका हूं। एक तो हम इंडिविजुअल वीडियो जब करा रहे थे एक केस बेस्ड क्वेश्चंस की, तब वो फैराडे केज वाला क्वेश्चन कराया था, और जब मैराथन थी मैराथन में भी ये वाला सवाल था। सवाल को मैं बता देता हूं क्या था कि एक क्यूब था, मेटल का क्यूब था, और उसके अंदर एक चार्ज पार्टिकल जो एक चार्ज स्फीयर जो है वो रखा था। तो हमने बताया था कि कंडक्टर के परपेंडिकुलर होता है हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है हमने वहां पे आपको दिखाई थी, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, और इस पे चार्ज जो है पॉजिटिव है। तो फील्ड लाइंस इससे भी परपेंडिकुलर इससे भी परपेंडिकुलर आपको देखने को मिलने वाली हैं। ठीक, इस तरीके से फील्ड लाइंस हमने वहां पर बना के दिखाई थी आपको। इस तरीके से फील्ड लाइंस जो है बना के दिखाया था डायग्राम हमने। तो बिल्कुल वैसे ही बात यहाँ पर है कि यहाँ पे न्यूट्रल स्फीयर है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको रखा जाएगा तो उसके ऊपर जो है चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो ये मान लीजिए आपके पास स्फीयर है और फील्ड जो है, जो प्लेट है पॉजिटिव प्लेट, वो कुछ ऐसे लगी हुई है पॉजिटिव प्लेट, और यहाँ पे नेगेटिव प्लेट रखी हुई है। तो भाई नेगेटिव प्लेट और पॉजिटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में होने वाला है, बिकॉज ये न्यूट्रल है। तो यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को बाहर निकाल लेगा और ये नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर ला देगा। तो फील्ड लाइंस यहाँ से भी परपेंडिकुलर और यहाँ से भी परपेंडिकुलर होनी चाहिए। इस तरीके से फील्ड लाइंस जो हैं हमें देखने को मिलेंगी जो यहाँ से भी परपेंडिकुलर हों
और यहां से भी परपेंडिकुलर हो, लाइक दिस। ऐसे ही यहां पे पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस निकलेंगी जो यहां से परपेंडिकुलर हैं और यहां पे भी परपेंडिकुलरली आकर गिर रही हैं, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस एंड लाइक दिस। तो ये पैटर्न जहां पर भी आपको दिख रहा है वही हमारा सही आंसर है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक ही डायग्राम है जिसमें ऐसा पैटर्न दिख रहा है, विच इज करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होना चाहिए, जो सही भी है। क्वेश्चन नंबर 16 की यदि बात करते हैं तो दिया हुआ है कि एक वेरिएबल कैपेसिटर है जिसको कनेक्ट किया जाता है एक 200 वोल्ट की बैटरी से। इफ इट्स कैपेसिटेंस इज चेंज फ्रॉम 2 माइक्रोफेरेड टू x माइक्रोफेरेड, तो बताइए डिक्रीज इन द एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर इतना है, तो x की वैल्यू बताइए। देखिए सिंपल सी बात है, जब हम एक कैपेसिटर को एक बैटरी लगाकर चार्ज करते हैं, एक कैपेसिटर को जब एक बैटरी लगाकर चार्ज करते हैं तो उसके अंदर स्टोर्ड जो एनर्जी होती है, इसके अंदर एनर्जी आ जाती है। जैसे आप स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है, स्प्रिंग को खींच देते हैं तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है। वैसे ही कैपेसिटर को एक बैटरी के अक्रॉस लगाने पर, जोड़ने पर इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है और उसकी वैल्यू होती है हाफ ऑफ CV²। तो डिक्रीज इन एनर्जी का मतलब हो गया कि यू लॉस, यानी कि लॉस इन द स्टोर्ड एनर्जी। तो कितना आ जाएगा आपके पास, हाफ ऑफ V² C इनिशियल माइनस C फाइनल। और एक इसके बराबर दिया हुआ है 2 × 10⁻², 2 × 10⁻² के बराबर दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप सॉल्व कर लीजिए इसे। C इनिशियल जो है वो हमारे पास है 2 माइक्रोफेरेड और 2 - x यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए हाफ ऑफ V² विच इज 200 का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2 - x और ये आ जाएगा आपके पास 2 × 10⁻²। तो एक 0 से एक 0 चला गया, आपको मिलता है 2 - x इज इक्वल टू 2 × 10⁻², और यहाँ आ जाएगा आपके पास 200 तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्या आएगा रिजल्ट। तो 2 से ये चला गया, सो 10⁻⁻6 यहाँ पे बच जाता है, तो ये बन जाएगा आपके पास 2 - x इज इक्वल टू दिस। ठीक, तो x की वैल्यू आपको मिल जाती है, x इज इक्वल टू 2 - 10⁻⁻6। ये वाली जो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा छोटी है तो इसको इग्नोर कर सकते हैं 2 के रेस्पेक्ट में, तो आंसर आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू 2 माइक्रोफेरेड। सो आंसर विल बी इक्वल टू 2 माइक्रोफेरेड विच इज ऑप्शन नंबर बी। सो 16 का ऑप्शन नंबर बी सही है नहीं, ए ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक हमने करी है, इस मिस्टेक को ढूंढते हैं फटाफट से। तो हाफ CV² है, तो यहाँ पे हमने लॉस इन एनर्जी लिखना चाहिए हाफ इंटू V² इंटू C इनिशियल माइनस C फाइनल। अच्छा, गलती जो है वो समझ में आपको आई या नहीं आई, सब गलती समझ में आई या नहीं आई। तो देखिए यहाँ पे गलती हमने क्या करी है, दोबारा करते हैं इसको, कि हाफ ऑफ C जो है हमारे पास C इनिशियल माइनस C फाइनल 2 माइक्रोफेरेड माइनस x माइक्रोफेरेड इंटू V² इंटू 200 का स्क्वायर, 200 इंटू 200, ये एनर्जी में डिक्रीज है और ये किसके बराबर है 2 × 10⁻⁻²। तो यहाँ पे माइक्रोफेरेड में है तो आंसर भी हमारे पास माइक्रो जूल में आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जूल में है। तो इस जूल को माइक्रो जूल में बनाने के लिए 10⁻6 से आप यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे नहीं किया था। तो यहाँ से आप देखिए क्या मिलता है आपको, ये मिल जाएगा आपको 2 × 10⁻⁴, कितना मिल जाएगा ये 2 × 10⁻⁴। 1 2 से ये आ गया आपके पास, सो 2 × 10⁻⁴ यहाँ मिल जाएगा। सो 2 - x इंटू 2 × 10⁻⁴ इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁴। तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x 2 - x आपको मिल जाता है 1 के बराबर। तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाती है आपको 1 के बराबर। तो आंसर हमारा आ जाएगा 1 माइक्रोफेरेड, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको दिया है कि एक पोटेंशियल डिफरेंस 200 वोल्ट का मेंटेन किया जाता है अक्रॉस अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम। 100 ओम का रेजिस्ट कंडक्टर है, उसके अक्रॉस कितना वोल्टेज लगा रहे हैं, 200 वोल्टेज मेंटेन कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू इट इन 1 सेकंड, आई थिंक दिस इज 1 सेकंड, 1 सेकंड में पूछ रहे हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे होंगे। तो भैया ये देखिए, ये हमारे पास वायर है, वायर के अक्रॉस हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया। पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो यहां से करंट फ्लो हो रहा होगा
और करंट की वैल्यू हम लिख सकते हैं किसके बराबर, V अपॉन R के बराबर होगी, तो V अपॉन R के बराबर ये करंट पास होगा, तो ये 2 एम्पियर के बराबर करंट यहां से पास हो रहा होगा। अब 2 एम्पियर करंट यहां से जाएगा तो मैं कह सकता हूं करंट इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी लिख सकते हैं इसे, यानी कि चार्ज जितना फ्लो हुआ है डिवाइड बाय टाइम टेकन, तो 1 सेकंड में पूछ रहे हैं तो डेल्टा क्यू की वैल्यू आपको मिल जाएगी I इंटू डेल्टा टी के बराबर, तो आपको मिल जाएगा करंट यानी कि 2 कूलम के बराबर चार्ज आपको यहां से मिल जाएगा जो फ्लो हो रहा है 1 सेकंड में। और 2 कूलम का मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो यहां से हो गए 2 कूलम का मतलब, तो यहां से हम फॉर्मूला जानते हैं Q इज इक्वल्स टू NE के बराबर होता है, तो यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए चार्ज अपॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो 2 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 हमारा आंसर आ जाता है। सो इट्स 20 बाय 16 इंटू 10 टू द पावर 19, तो आ जाएगा ये लगभग 1.25 इंटू 10 टू द पावर 19, 1.25 इंटू 10 टू द पावर 19। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है ए।